गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का संगठन चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। और आज हमारी क्लास सेकेंड डे है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में संगठन की विशेषताएं देख ली थी, राइट। अब इसके बाद में आ रहा है संगठन के महत्व, जो कि हम बाद में करेंगे। पहले हम संगठन को अच्छे से समझे तो सही, फिर उसके महत्व देखेंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है संगठन की अवधारणा, ठीक है। तो आपको ये पेज नंबर 128 में मिलेगा। अब अवधारणा में यहाँ पर दो प्रकार की अवधारणा प्रचलित है। एक है संगठन को हमने एक प्रक्रिया के रूप में देखा है, और संगठन को हम एक ढांचे के रूप में देखते हैं। प्रक्रिया के रूप में मतलब वही है जो हमने लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, है ना। लास्ट चैप्टर में जो हमने देखा था, सॉरी लास्ट चैप्टर नहीं, लास्ट वीडियो में जो हमने क्लास में देखा था कि संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे जितने भी काम हैं, है ना, उन सभी कामों को हम क्या करते हैं, क्रियाओं को अलग अलग करते हैं, फिर उनका समूहीकरण करते हैं। जो हमने पढ़ी थी परिभाषा, वो एक प्रक्रिया ही थी, ठीक है। और ढांचे का मतलब ये होता है, जो मैंने एक आपको डायग्राम बताया था, याद करो, बताया था, है ना। पेज नंबर ये अपन यहीं पर देख सकते हैं, ये 132। हाँ, ये है ना, ये ढांचा हो गया, राइट, 132 वाला, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को, मैं आपको इन दोनों को ये चीजें समझा चुका हूं, बस आपको उसको एक बार पढ़ के देखना है। आप यदि पढ़ के देख लोगे तो आप भी समझ जाओगे कि हाँ ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। मतलब सिर्फ रीड करके देना कर रहा हूँ, बाकी समझा चुके हैं अपन इस बात को। संगठन की प्रथम अवधारणा के अनुसार इसे एक प्रक्रिया माना गया है। अर्थात संगठन एक ऐसा कार्य नहीं है जिसे केवल एक ही क्रिया के द्वारा पूरा कर लिया जाए, बल्कि यह तो अनेक क्रियाओं की एक श्रृंखला है, इसलिए इसको क्या बोला है, प्रक्रिया बोला है। इसके अंतर्गत कार्य का बंटवारा, क्रियाओं का समूहीकरण, मतलब वही अलग अलग कार्य करना और फिर उनका एक समूहीकरण मतलब विभाग बना देना, विभागीकरण, अधिकार संबंधों की स्थापना करना, मतलब कि कौन किसको जवाब देगा, कौन किसको काम देगा, ठीक है। ये तो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अधिकार संबंधों की स्थापना करना पूरा एक टॉपिक है। सम्मिलित किया जाता है। संगठन का संबंध मानव के साथ और मानवीय व्यवहारों पर, काम की दशाओं, उनकी योग्यता, क्षमता, संगठन के आंतरिक बाह्य वातावरण में परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो यहां तक ही बहुत ये है, मतलब सिंपल सी बात है, ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है इसको, और एक ढांचे के रूप में भी देखा जाता है, ठीक। ढांचे के रूप में जो हम देख रहे हैं उसको देख लो। इस धारणा के अनुसार संगठन को संबंधों के ढांचे के रूप में माना जाता है। संबंध बताए जाते हैं ना, कि भैया परचेस जो मैनेजर होगा, वो उसको यदि किसी वित्त की जरूरत होगी तो वो किसके पास जाएगा, वित्त विभाग के पास जाएगा। अच्छा, यदि परचेस मैनेजर को कुछ खरीदना है या अपने अधीनस्थों से काम करवाना है, तो वो कौन, परचेस मैनेजर ही उसको ऑर्डर कर सकता है, अधिकार आदेश दे सकता है। अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअल में, है ना। तो कर्मचारियों के पारस्परिक उत्तरदायित्व, देखो सॉरी, इसके अंतर्गत संगठन के अनेक पद स्थापित किए जाते हैं। वही पद, मैनेजर, मैनेजर का असिस्टेंट, मैनेजर असिस्टेंट के 4 वर्कर, है ना, ये क्या हो गए, पद हो गए। और सभी पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी के, और जो वहां पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में एक मैनेजर होता है, मैनेजर का एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर वहां पर 4 लोग होते हैं, एक कैशियर होता है ना, एक डिपॉजिट करने का काम करता है और एक विड्रॉल करने का काम करता है ना। लोन सेक्शन वाला अलग होगा जो लोन देने का काम करेगा, है ना, फाइल जमाने वाला अलग होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गए, कहीं कर्मचारी हो गए, कहीं पद हो गए। उन पर काम करने वाले कर्मचारी के उत्तरदायित्व, अधिकार एवं उनके जो आपस में संबंध होंगे को परिभाषित किया जाता है। जैसे एक रोकड़ जमा करने वाला रोकड़िया, डिपॉजिट लेने वाला बैंक में, ब्रांच में, और एक पैसा देने वाला, ये दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। रोकड़ वाला मतलब जमा स्वीकार करने वाला
विड्रॉल करने वाले को कोई आदेश दे सकता है, ना उससे लेगा। वो किससे ले सकता है? अपने असिस्टेंट से, उसका जो सीनियर होगा, उसका जो सीनियर होगा, असिस्टेंट मैनेजर। बात समझ में आ रही? और मैनेजर, ठीक है। उसके पास वाले विंडो आपस में जो आप यदि ब्रांच में गए होंगे बैंक में, तो आपने देखा होगा कि जाते से ऐसी विंडो दिखती है, एक भाई साहब यहाँ बैठे होते हैं, एक यहाँ बैठे होते हैं, एक यहाँ बैठे। ये जो तीनों एक लेवल पे बैठे ना, ये तीनों एक दूसरे को ना तो कोई कार्य सौंप सकते हैं, ना इन दोनों ना कोई कार्य की जवाबदेही कर सकते हैं। इनका कोई आपस में कोई संबंध नहीं होता। बात समझ में आई? ये जो डिसाइड हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? संगठन के थ्रू होता है, उसके ढांचे में क्लियर होता है, ठीक है। यहां पर क्या दिखा है? हाँ, संबंधों में यह निश्चित किया जाता है कि कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किसका अधीनस्थ होगा, मतलब उसका नीचे वाला कर्मचारी। संगठन में स्थापित विभिन्न पद प्राय स्थिर होते हैं। अच्छा, ये यहां पर हमने अभी जो पढ़ा, कौन किसका अधिकारी होगा, इसका मतलब अभी हमने तय नहीं कर दिया कि वर्मा जी शर्मा जी के अधिकारी होंगे। अभी यहां पर वो बात तो हो ही नहीं रही है। अभी तो केवल हम पद निकाल रहे हैं कि एक मैनेजर होगा, उसका असिस्टेंट मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर के अंदर 4 क्लर्क होंगे। अब उन पर कौन बैठेगा, ये अगले चैप्टर में हम तय करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नियुक्तिकरण। अभी तो केवल हम डिसाइड कर रहे हैं कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, कौन होगा ये अभी हमने डिसाइड नहीं करा। पर अध्यक्ष के अधिकार क्या होंगे, उपाध्यक्ष के अधिकार क्या होंगे, ये हम तय कर रहे हैं। क्लियर? चलो, तो यहां पर संगठन 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम औपचारिक संगठन और द्वितीय अनौपचारिक। ये बहुत आईएमपी है, अभी आईएमपी मत लगाओ, मैं लगवा दूंगा। तो ये 2 प्रकार के जो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन देख रहे हैं हम, ये बहुत आईएमपी है और इसको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। इनकी विशेषताएं दोनों की सब कुछ देखना पड़ेगी। अब दोनों अवधारणाओं में तुलना, ये कौन सी अवधारणा? प्रक्रिया के रूप में और एक ढांचे के रूप में। ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये आप लोगों को रीड करना है। आप वीडियो को रोक कर भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये यहां से, ठीक, पढ़ के जरूर देखना एक बार, है ना। संगठन प्रक्रिया। अब संगठन प्रक्रिया के रूप में, ठीक है ना, मतलब संगठन कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसके स्टेप, उसके चरण, ठीक है। तो इसके 4 चरण आपको दिख रहे हैं पेज नंबर 129 पे, ठीक है। अच्छा, 128 पे देखोगे तो क्या लिखा है? प्रबंध के प्रथम कार्य कौन सा है? नियोजन। और उसमें जो हमने क्या निर्धारित करे हैं? उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरा कार्य कौन सा है? ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यदि हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे, प्रबंधन पढ़ रहे, तो हमको मालूम है ना, पहला काम क्या हो गया? प्रबंधन हो गया, और नियोजन हो गया। नियोजन में हमने क्या करा? उद्देश्य निर्धारित करे, उनको पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? संगठन कर रहे हैं। संगठन में क्या करते हैं हम? अधिकार और संबंध स्थापित करते हैं, कितने पद होंगे और किनके क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे। आपस में जो कर्मचारी है हमारे संगठन में, जितने भी लोग हैं, मानव संसाधन, वो आपस में किस तरीके से, कौन किससे क्या अधिकार रखता है, किस तरीके से संप्रेषण करेगा। संप्रेषण मतलब बात करना, कम्युनिकेशन करना, है ना। चलिए, तो ये कैसे होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्य की पहचान और विभाजन करते हैं। ये मैं पहले की क्लास, पहले वीडियो में मैं बिल्कुल अच्छे से समझा चुका हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितने भी कार्य हैं उनको पहचान करेंगे कि कितने तरह के कार्य, ठीक। विभाजन करना मतलब परचेस करना एक कार्य हो गया, उसका विभाजन कर दिया। विक्रय करना एक कार्य हो गया। अब परचेस मतलब क्रय में कितने तरह की क्रियाएं हैं, उन सभी को मैं इकट्ठा करके क्या बोल देता हूं? विभागीकरण कर देता हूं, समूहीकरण कर देता हूं। तो अगला क्या हो जाएगा? समूहीकरण करना, ठीक। और फिर क्या होना? काम सौंपना। यहां पर हम अभी भी काम नहीं सौंप रहे, मतलब हम ये बता रहे हैं कि कौन किसको कैसे काम सौंपेगा। बात समझ में आ रही है ना। फिर आ गया सूचना प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। कहने का मतलब किसके क्या अधिकार होंगे, किसके क्या दायित्व होंगे। ये चारों पॉइंट से हम क्या कर देंगे? संगठन को बना देंगे, स्थापित कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो पहला क्या हो गया? कार्य का विभाजन करना,
पहचान करना और विभाजन करना। ठीक है ना, आप इसको पढ़ के देखो, अभी स्क्रीन ऑन है, आप इसको रीड करके देखो, बहुत ही आसान है, मैं समझा चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं, आप रीड करके देखो इसको। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने ये रीड कर लिया है ना। कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, है ना? वही काम को काम पहचानना है अपने को, है ना। दूसरा क्या हो गया, क्रियाओं का समूहीकरण करना और विभागीकरण करना, है ना। जैसा अभी मैंने बताया था कि क्रय के कितने काम होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। पहले तो गुणवत्ता की जांच करना, जो हम परचेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल, उसकी गुणवत्ता की जांच करना, फिर उसके लिए कोटेशन देना, मतलब उसकी प्राइस लगाना, फिर उसको अप्रूव करना, फिर उसको लाना, गोडाउन में रखना, स्टोर रखना, फिर उसको जारी करना, किसको, निर्माण विभाग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जारी करना। ये सारा काम हम क्या करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट में करते हैं। तो इन सभी को एक साथ हम क्या बोलते हैं, परचेज डिपार्टमेंट। भाई ये काम किसका है, बोले परचेज डिपार्टमेंट का काम है। ये क्या हो गया, समूहीकरण हो गया। कार्य की पहचान मतलब निर्धारण एवं विभाजन करने के बाद क्रियाओं का एक विभागीकरण किया जाता है। विभागीकरण के अंतर्गत एक समान क्रियाएं, है ना। तो जितनी भी मैंने अभी क्रय वाली बात करी वो समान है, वो सिर्फ एक ही मकसद है, उनका परचेस करना। संबंधित क्रियाओं का एक समूह बनाकर इसे समूहीकरण कहते हैं। एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है। जैसे कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना, मतलब अब क्रय विभाग में सब कुछ जो भी क्रय करना है कौन कर रहा है, क्रय विभाग कर रहा है। पुर्जे वगैरह जो मशीन के लगते हैं वो भी कौन कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट कर रहा है ना। क्रय विभाग को तथा उत्पादन करना, माल का स्टॉक, मतलब जो स्टॉक बना के रखना, वो किसका काम हो गया, वो किसका काम हो गया, उत्पादन विभाग का। अनुसंधान आदि क्रियाओं के उत्पादन विभाग को सौंप दिया जाता है। समूहीकरण कार्य उत्पादों, ग्राहकों, भौगोलिक स्थिति इत्यादि के आधार पर किया जाता है। मतलब ये निर्भर करता है कि हमारा कितनी वैरायटी है। हम उत्पाद के आधार पर भी समूहीकरण कर सकते हैं, ग्राहक के आधार पर भी, भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हुआ कि हमारी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है, या हमारे फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है। ऐसी होती है ना कि भाई इनकी तो पूरे देश भर में फैक्ट्रियां हैं, तो फैक्ट्री के आधार पर भी समूहीकरण हो जाता है ना। हमारे पास में बहुत सारे उत्पाद है, मतलब अलग अलग प्रकार के। जैसे टाटा टाटा कंपनी सुना है। अब तुम देखो टाटा क्या नहीं बनाता, सब बनाता है, मसाले से लेकर सब बना देता है, कार भी बनाता है ना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भी बनाता है, सब करता है वो। टाटा का तनिष्क है, तनिष्क मतलब गोल्ड भी बेचता है वो, तो मतलब अंगूठी, हीरे, हार बनाना, ये जो भी करना वो ये भी करता है। तो ये उसके क्या हो गए, अलग अलग उत्पाद हो गए। बात समझ में आ रही है। तो टाटा का सिम भी थी, टाटा डोकोमो, है ना। तो ये सब क्या हो गए, उत्पाद हो गए। तो वो उत्पाद के आधार पर क्या क्या कर लेगा, अलग अलग विभाग बना देगा। तो डिपेंड करता है ना, कि किस तरीके से उसका विभाग बनाना है। ठीक है, परंतु अधिक सामान्य दो ढंग है। कौन कौन से, कार्यात्मक विभागीकरण और प्रभागीय विभागीकरण। इनको अभी यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा अपने आप में दो टॉपिक है डिटेल में, तो वहां पढ़ेंगे, यहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन भटक जाएंगे। अपन अभी क्या क्या कर रहे हैं, अपन अभी संगठन की प्रक्रिया में है कि संगठन कैसे किया जाता है ना। तो ये दोनों को अपन आगे समझेंगे। कार्य या कर्तव्य को सौंपना, मतलब किस उसके कार्य को डिसाइड करना कि ये क्या क्या करेगा। ये पद पर यदि कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसके क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या, बात समझ में आ रही है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इंग्लिश में चीजों को ध्यान रखो, इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं आएगा यदि उसको समझने की कोशिश करोगे तो। ये तो हिंदी में ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब कुछ सौंपना, देना। जैसा आप लोगों के असाइनमेंट होते हैं ना, प्रोजेक्ट, आप बोलते हो ना प्रोजेक्ट हमको दिया है, तो आप उसको बोल सकते हो हमको प्रोजेक्ट असाइंड हुआ है। बात समझ में आ रही है। ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज मतलब काम, कर्तव्य। ठीक, संगठन को विशिष्ट विभागों में विभाजित करने के बाद, हमने अभी अलग अलग विभाग कर दिए,
है ना, क्रय, उत्पादन, विक्रय, वित्त, ठीक। करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी ज्ञान, मतलब अपने को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि परचेज डिपार्टमेंट पे हमको कैसे व्यक्ति को रखना होगा, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि पता चले इंजीनियरिंग करे हुए व्यक्ति को अपन ने वित्त में बिठा दिया, उसको क्या समझ में आना है। बात समझ में आ रही ना। वहां पर कौन चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट का व्यक्ति चाहिए, मतलब जिसने फाइनेंस का काम करा हो। समझ में आ रही बात। तो वो डिसाइड करना और उसके कार्य सौंपना, योग्यता और कौशल के अनुसार कर्तव्यों को सौंपा जाता है। उदाहरण के लिए क्रय प्रबंधक को कच्चे माल को क्रय करने का, है ना, विक्रय प्रबंधक को वस्तुओं के विक्रय करने का के बाद में आएगा कॉमा, लगानी है ना। विज्ञापन प्रबंधन को विज्ञापन का तथा वित्तीय प्रबंधन को वित्त व्यवस्था का काम सौंपा जाता है। सिंपल है। क्या क्या करा बेटा, ऊपर से देखो, सबसे पहले हमने कार्य की पहचान करी, अलग करा उनको, फिर समान क्रियाओं को हमने एक साथ क्या कर लिया, समूहीकरण कर लिया, फिर उसके बाद में हमने कार्य को सौंप दिया उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक। अब हम यहां पर डिसाइड करेंगे किसके क्या अधिकार होंगे, किसके क्या कर्तव्य होंगे। और यहां पर जैसे ये चौथा पॉइंट होगा, हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, संगठन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, संगठन बनाने की। समझ में आ रही बात। तो ये एक्चुअल में चौथा पॉइंट का मतलब ये है सिर्फ इतना कि अधिकार और उत्तरदायित्व की स्थापना करना। भाई ब्रांच मैनेजर के क्या अधिकार होंगे अपने अधीनस्थ, मतलब उनके जो अंडर में है ना, उनको क्या काम सौंप सकते हैं। बात समझ में आ रही है। उनके अंडर के जो लोग हैं वो अपने सीनियर से किस तरीके से जवाबदेह होंगे, ये सब शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ना, उत्तरदायित्व, अधिकार, जवाबदेह, ये डिटेल में पढ़ेंगे इनका मतलब क्या होता है। पर फिलहाल ये पॉइंट समझने के लिए मेरे को बोलना पड़ रहा है, ठीक है। कार्य सौंपने के बाद अगला चरण प्रत्येक कार्य से संबंधित अधिकारों तथा दायित्व की स्पष्ट व्याख्या करना है। याद रखना, बिल्कुल हर व्यक्ति का काम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि उसके ये अधिकार हैं, उसको ये काम करने। उत्तरदायित्व का मतलब होता है क्या काम करना है, और अधिकार का मतलब होता है उस काम को करवाने का, जो निर्णय लेना होंगे, जो डिसीजन लेने होंगे, वो डिसीजन लेने की क्षमता देना, अधिकार देना, ठीक है। जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तब उनके मध्य संबंध की स्पष्ट व्याख्या करना आवश्यक होता है। हमारे घर में जब बड़ा परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो आप देखोगे एक संयुक्त परिवार यदि बहुत अच्छे से चल रहा है, यदि कोई खिटपिट नहीं हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, वहां आप देखोगे वहां पर जितने भी मेंबर है, उसके सदस्य, उनके सभी के कार्य एकदम डिसाइडेड है, उनके अधिकार डिसाइडेड है, उत्तरदायित्व और अधिकार डिसाइडेड। मतलब मैं रियल में बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा परिवार देखा जो काफी बड़ा था, शुरू शुरू में मैंने बताया, और वहां जरा सा भी लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके जो सीनियर थे, दादाजी, वहां पर उन्होंने अपने सभी व्यक्ति के इतने बढ़िया तरीके से कार्य डिसाइड कर रखे थे, अधिकार डिसाइड कर रखे थे कि किसी को कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं थी। अब सोचो ना यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, इतने लोग काम करते हैं, नॉर्मली देखें तो हम घर में एक साथ एक विचार से नहीं रह सकते, तो कंपनी में कैसे रहेंगे। तो उसको सबसे सिंपल तरीका यही है, हर व्यक्ति का काम बिल्कुल निश्चित निर्धारित होना चाहिए कि उसका काम ये है और उसको ये करना है। यदि वो निश्चित है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर यदि ये निश्चित नहीं है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, चाहे वो हमारा परिवार हो या कंपनी हो, ठीक है। चलिए तो इसमें आगे देखते हैं। हाँ, आवश्यक है ना। इन संबंधों को रिपोर्टिंग रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा? अरे भाई टीआई, थाना प्रभारी पुलिस में, वो रिपोर्ट किसको करेगा? अपने एसपी को, है ना। और एसपी अपने पुलिस कमिश्नर को, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग, है ना। प्राधिकार, प्राधिकार मतलब जो अधिकार देना होता है ना, के आवंटन का परिणाम अधिकारी अधीनस्थ
संबंध का सृजन करना है। मतलब ये जो हम काम करेंगे इसका मतलब क्या है, हम अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में जो संबंध होगा वो कैसा होगा, वो हम उसका क्या करते हैं, सृजन करते हैं। यह प्रश्न है कि कौन किसे रिपोर्ट पेश करेगा अधिक स्पष्ट हो जाता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। क्लियर? चलिए ये यहाँ पर हो गया है ना। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, उदाहरण को। चलिए, तो अब आ गया संगठनात्मक ढांचा या संरचना। ठीक है, तो अभी हमने जो ऊपर बात कही थी कि ढांचे के रूप में, तो भाई ढांचे के रूप में हम सिंपल सी बात कहेंगे, इसका मतलब ये होता है कि कौन किससे अधिकार, किस मतलब व्यक्तियों के बीच में वो जो पद है ना, जो पोस्ट है, पद, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क, तो इनके बीच में इनके संबंधों को स्पष्ट करना, कौन किसको अधिकार दे सकता, मतलब किसके क्या अधिकार है और क्या उत्तरदायित्व। इसको बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, यदि आप रीड करोगे तो। संगठनात्मक ढांचे से आशय, सर आपने आईएमपी तो बताया नहीं। देखो ये चैप्टर ही पूरा आईएमपी है ना, पर इसमें से मोस्ट आईएमपी मैं कल के वीडियोस में बता दूंगा आपको। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा उसमें से भी, है ना। इसके पहले वाले फर्स्ट वीडियो में तो मैं बता ही चुका हूँ जितना पढ़े अपन, आज के वीडियो के कल मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, से आशय संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्य स्थिति, दायित्व और प्राधिकारों के नेटवर्क से, मतलब कौन किसको अधिकार देगा, क्या किसके उत्तरदायित्व, उसका एक नेटवर्क, मतलब कनेक्शन, राइट। यह वह रूपरेखा है जिसके अंदर रहते हुए सभी प्रबंधकीय तथा अप्रबंधकीय कार्य पूरे किए जाते हैं। मतलब ये जो ढांचा अपन ने देखा था ना पेज नंबर 132 पे, वो ही क्या है, संगठनात्मक ढांचा, मैं जो बता चुका हूं, उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लिख के बता रहे हैं कि वो रूपरेखा मतलब एक चित्र, रूपरेखा मतलब चित्र या नक्शा, राइट, जिसके अंतर्गत रहते हुए प्रबंधकीय अप्रबंधकीय कार्य पूरे किए जाते हैं। यह व्यक्तियों, कार्य तथा संसाधनों के बीच संबंध का वर्णन है। कौन कौन से व्यक्ति होंगे, पद, क्या क्या कार्य होंगे, और जो संसाधन है उनके बीच में क्या है, संबंधों का वर्णन करता है। संक्षेप में संगठन ढांचे का आशय संबंधों के उस विशेष संरचना से, संरचना है ना, ये रचना एक तरह से एक ढांचा, जिसका संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है निर्माण। ठीक है, हर्ले की जो परिभाषा है मेरे को बहुत अच्छी लगी, देख रहे हैं ना परिभाषा। संगठन ढांचे एक संस्था के विभिन्न पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों के स्वरूप होते हैं। दूसरा भी पढ़ना चाहो तो वो भी अच्छा है, और नहीं तो सीधे ये उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि संगठन संरचना के अंतर्गत एक संस्था में पदों को निश्चित किया जाता है कि क्या क्या पद होंगे, है ना, क्या क्या जॉब है, उनके मध्य संबंधों की व्याख्या की जाती है। ठीक, इस प्रक्रिया में अधिकारों व दायित्वों को विभिन्न पदों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। तो संगठन संरचना का मतलब समझ में आया। ये जो आखिरी वाली जो लाइन है ना, ये जो आखिरी वाला पैराग्राफ उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है, ये ज्यादा स्पष्ट है। संगठन ढांचे को यदि आपको याद रखना है तो ये लाइन को याद रखना कि क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, संस्था में पदों को निश्चित करेंगे। पहले तो क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, ये क्या हो गए, पद हो गए, इसके अंदर भी पद हो गए, राइट, और उनके मध्य संबंधों की व्याख्या करते हैं और क्या करते हैं, अधिकार और दायित्व सौंपते हैं। समझ में ही बात। संगठनात्मक ढांचे का निर्माण कैसे किया जाता है, निर्माण वाली कोई बात यहाँ पर हमारे मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ना। मतलब है तो बहुत खास चीज समझने के हिसाब से बेटे, पर प्रॉब्लम ये है कि एमपी बोर्ड इतने डीप में नहीं जाता, इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो एक बार इसको पढ़ के देख लेना, कुछ समस्या हो तो पूछ लेना, बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एमपी बोर्ड पहले बेसिक लेवल पे बात करता है कि आप ये सिर्फ बता दो संगठन ढांचा होता क्या है, कैसे बनाना है वो छोड़ दो, बोले यही तो बता दो बस। ठीक है,
ढांचे की आवश्यकता, लाभ अभी तो हमको नहीं पढ़ना है, देखेंगे हमारे पास में इस चैप्टर के लिए यदि टाइम बचता है तो हम इनको आखिरी में देखेंगे। ठीक है, संगठन ढांचा के प्रारूप या प्रकार। तो भैया हमने ये ऊपर बात करी थी, जब हम संगठन प्रक्रिया कर रहे थे तब हमने बात करी थी, दो प्रकार के मुख्य कार्य हैं ढांचे के प्रकार है, कार्यात्मक संगठन और प्रभागीय संगठन। बोला था ना, ये देखो पेज नंबर कौन सा है, 129 पर, 129 पे आओ। ये मैंने बोला था कार्यात्मक विभागीकरण, और इनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। कार्यात्मक को बोलते हैं फंक्शनल, और प्रभागीय को डिविजनल। दो लाइन में शब्दों में अंतर में बहुत आराम से समझाऊंगा, पेज नंबर 29 पे ही रहना, है ना, पेज नंबर 29 पे ही रहना बेटा। कार्यात्मक विभागीकरण मतलब ये देखो प्रकार है, ढांचे के अलग अलग प्रकार है, पर ढांचा हम जिस आधार पे बनाते हैं वो अलग प्रकार हो जाता है। यदि हमारे यहाँ एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है ना, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का, राइट, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है, तो हम ऐसी जगह हम क्रियाओं के आधार पर विभाग ढांचा बनाते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, उत्पादन, है ना, विक्रय, वित्त। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक, पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ साथ मसाले भी बनाते हैं, तो बिल्कुल अलग चीज हो गई, मसाला और इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल अलग चीज हो गई। तब हम जो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, ढांचा होगा, उसका जो आधार होगा वो उत्पाद के आधार पर हो जाएगा, कि इलेक्ट्रॉनिक वाला पूरा अलग हो गया और मसाले वाला डिपार्टमेंट अलग हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिविजनल या प्रभागीय। ठीक है ना। देखो एक पद्धति कार्यात्मक में, इस पद्धति के अंतर्गत एक समान क्रियाएं समूहीकरण एक विभाग के अंतर्गत किया जाता है, जैसे उत्पाद के संबंधित सभी क्रियाकलापों के उत्पादन विभाग को, विक्रय से संबंधित सभी क्रियाकलापों को विक्रय विभाग में सौंपा जाता है। ठीक। प्रभागीय, जब एक संगठन एक से अधिक उत्पाद, ये देखो एक से अधिक उत्पादों का उत्पादन कर रहा है, तब वह प्रभागीय या विभागीकरण को प्राथमिकता देता है। डिविजनल, इंग्लिश में ध्यान रखना, डिविजनल, और ऊपर क्या होगा, फंक्शन, फंक्शन मतलब कार्य, फंक्शनल मतलब कार्य के आधार पर, और डिविजनल मतलब उत्पाद के आधार पर। ठीक। उदाहरण के लिए यदि एक संगठन सौंदर्य प्रसाधन, ये सौंदर्य प्रसाधन क्या होता है रे भाई, मालूम है क्या? गर्ल्स खासकर नहीं मालूम, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मेटिक है कि नहीं, सौंदर्य प्रसाधन, राइट। तो कॉस्मेटिक भी है उसके पास में प्रोडक्ट, भाई एक तरह के सारे हो गए ना, कॉस्मेटिक में जितने भी आते हैं वो एक डिपार्टमेंट हो गया पूरा। वस्त्र मतलब कपड़े, है ना, और दवाई भी बनाता है, तो ये तो तीनों अलग अलग चीजें हो गई। तो इन तीनों के अलग अलग अपन क्या कर देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, और उस आधार पर हम क्या ढांचा बनाएंगे, संगठनात्मक ढांचा। अब मेरे को बताओ, कॉस्मेटिक वाला जो मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, उसका दवाई वाले सेल्स मैनेजर से क्या संबंध, कोई संबंध नहीं है, इसलिए इनको अलग अलग कर दिया गया। बात समझ में आई। और इसमें अपन जवाबदेही अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं, मतलब कि काम होना या नहीं होने की जवाबदेही होती है। यदि कॉस्मेटिक कम बिका तो आप किसको पकड़ोगे, कॉस्मेटिक वाले सेल्स मैनेजर को, कह रहे भाई क्या हो रहा है ये, है कि नहीं। तो ये ज्यादा अच्छा होगा यदि आपके पास में अलग अलग उत्पाद होंगे। आप कभी किसी बड़े मॉल में गए हों, बड़ा मॉल तो समझते हो ना, बड़ी बिल्डिंग जहां पर एक साथ सब कुछ रहता है, पर एक ही कंपनी का मॉल। एक तो मॉल होता है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग कंपनी वाले अपने अपने दुकान डाल लेते हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आप रिलायंस में जाओगे, रिलायंस का जो, या बिग बाजार इंदौर में है, तो उसमें सब मिलेगा, वो एक ही कंपनी है बिग बाजार, पर उसमें सारे प्रोडक्ट मिलेंगे सारी कंपनी के, मतलब कपड़े से लेकर मसाला, मतलब सब दुनिया का पूरा सामान। तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, और उन अलग अलग अंदर ही डिपार्टमेंट का एक एक मैनेजर होता है।
तो बोले कॉस्मेटिक में आज सेल कम हुई, तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट वाले सेल्स मैनेजर इधर आ गया हो, क्या हुआ भाई, है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिविजनल। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए अपने पेज पर, अपन कहां थे, अपन थे ढांचे के स्वरूप, पेज नंबर 131 पर। ठीक है ना, आ जाओ 32 पर। देखो ये जो 32 पे स्वरूप दिख रहा है, ये कौन सा है, फंक्शनल, क्रिया के आधार पर। परचेस करना एक क्रिया है, उत्पादन करना एक क्रिया है। यहाँ पर उत्पाद कम है, मतलब कॉस्मेटिक में वो 10 प्रकार के प्रकार बना रहा होगा, पर सिर्फ कॉस्मेटिक ही बनाते हैं वो, बात समझ में आ रही है? तो वो कौन सा हो गया, क्रियात्मक वाले पे अपन बनाएंगे उसको। ठीक, और इधर ही आप आगे देखोगे तो ये कौन सा मिल जाएगा आपको, आगे पेज पर देखोगे 134 पर, ये देखो ये डिविजनल हो गया। एक कौन सा हो गया, धातु उत्पाद विभाजन, है ना, धातु से कोई बनने वाला कोई उत्पाद है, और इधर क्या हो गया, प्लास्टिक से बनने। हम हमारे एग्जांपल पे यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला, और यहाँ पर ले सकते हैं कौन सा, मसाले वाला। समझ में आ रही बात? तो सबका अपना अपना क्या होगा, सबका अपना अपना उत्पादन विभाग होगा, सबका अपना क्रय विभाग होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये धातु का भी उत्पादन विभाग अलग है, और ये प्लास्टिक का भी उत्पादन विभाग अलग होगा। समझ में आई बात? ये दो कौन से हो गए बेटे, आपके यहां पर ढांचे हो गए, कार्यात्मक और, ठीक है ना। तो अब आप इस, ये जो पेज नंबर 131 पर कार्यात्मक ढांचा लिखा गया है ना बेटा, इसको आप पढ़ो, क्योंकि मैं समझा चुका हूं इस बात को, है ना। इसको पढ़ो, यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो अभी पूछो, ठीक है ना। तो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसके अलावा क्या पढ़ सकते हो, प्रभागीय, है ना। अब इसमें क्या आ रही है, इनके लाभ आ रहे हैं, है ना भाई, कार्यात्मक संगठन के लाभ। ठीक, फिर क्या आ गया, दोष। ठीक, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो वैसे तो यार कुछ भी पूछ सकता है, सच बताऊं तो, और क्योंकि टॉपिक चेंज, इस बार का जो फॉर्मेट चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो पूछ तो कुछ भी सकता है। बट क्या होता है ना कि एक थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ती है, क्योंकि 100% तो हम नहीं पढ़ सकते भाई, 100% ना हम पढ़ के याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर उसको लिखना मुश्किल हो जाता है ना। तो हम ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, हम बहुत महत्वपूर्ण चीजों को याद करेंगे। अब देखो इसमें जो गुण दोष आ रहे हैं ना दोनों के, प्रभागी के, देखो प्रभागी में भी आपको मिलेंगे, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों में अंतर दिए हुए हैं, जरा देखो पेज नंबर 135 पर दिया है, बस ये याद कर लो। जब वो पूछे प्रभागी कार्यात्मक ढांचा क्या है, तो ये पूरे एक साथ लिख दो एक तरफ के। वो पूछे ये प्रभागी क्या है, इधर का लिख दो। वो पूछे प्रभागी की विशेषताएं क्या है, ये सारे पॉइंट लिख देना, ये सब विशेषता ही है। समझ में आ रही है बात? प्रभावी पूछो तो ये सारे पॉइंट लिख देना, ये विशेषता ही है उसकी। ठीक है, अभी इतना याद तो कर नहीं सकते, तो ठीक है 4 नंबर की बजाय 3 ही दे देना साहब, पर हम तो लिख के तो आएंगे, कुछ खाली तो नहीं छोड़ के आएंगे, है ना। और इसका जो अंतर है वो ज्यादा आईएमपी है ना। एमपी बोर्ड में जितने भी अंतर है बेटा, वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि एक ही 3 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में वो 2 चीजें पूछ लेता है, प्रभागी भी हो गया और कार्यात्मक भी हो गया, इसलिए अंतर सभी करना है, अंतर कभी मत छोड़ो। ठीक है, तो प्रभागी रीड करके देखो, पढ़ के देखो, ये रहा प्रभागी, है ना। इसको पढ़ के देखो, इसमें दम नहीं है जो मैं समझा चुका हूं। ठीक है, तो इसको रीड कर लीजिए। तो ये मैं मानता हूं कि आप लोगों ने रीड कर लिया है। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं, और हम कल नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे। ठीक है।